हाय 1757 टू 1947 ब्रिटेन इंडिया के ऊपर लगभग 200 सालों तक राज किया था। इस ब्रिटिश राज की वजह से सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में बहुत बड़ी लेवल की चेंजेस हुआ। जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ओपियम वॉर जैसे परिस्थिति क्रिएट हुआ और 2 वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की जीत हुआ वगैरह वगैरह। अब ब्रिटेन के पास तो इतना कॉलोनी था, तो फिर इंडिया ही स्पेशल क्यों था? तो इसका कारण है इंडिया ही ब्रिटिश एम्पायर का एकमात्र कैश काउ था। तो आज हम बात करेंगे कि अगर ये कैश काउ ब्रिटेन की बजाय फ्रांस के पास होता, मतलब अगर इंडिया को ब्रिटेन की बजाय फ्रांस अपना कॉलोनी बनाता, तो इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस होता और आज की दुनिया भी कैसा होता। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं कि फ्रांस इंडिया को कब्जा करती कैसे। आसान जवाब, 7 ईयर्स वॉर जीत के। 7 ईयर्स वॉर का एक हिस्सा इंडिया में पहले से ही चल रहा था, जिसे कार्नाटिक वॉर्स कहा जाता है। उस समय इंडिया पर ब्रिटेन से कई गुना इन्फ्लुएंस था फ्रांस का। साउथ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्से तो फ्रांस के कंट्रोल में था ही। उसके अलावा मैसूर, बंगाल, निजाम और मराठा पर भी फ्रांस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। लेकिन ब्रिटेन से 2 युद्ध हारने के बाद इंडिया में फ्रेंच इन्फ्लुएंस सिर्फ पौंडीचेरी और चंद्रनगर तक ही सीमित हो गया। बैटल ऑफ वांदीवाश और बैटल ऑफ पलासी। अगर ये 2 युद्धों में फ्रांस और बंगाल जीत जाता, तो एक तो फ्रांस के पास और जमीन आ जाती और बंगाल फ्रांस की एक पपेट स्टेट होता। इसी दौरान अगर पूरी 7 ईयर्स वॉर में फ्रांस जीत जाता, तब ब्रिटेन को इंडिया छोड़ के भागना पड़ता। अब यहाँ से पूरा इंडिया फ्रांस के लिए खुल जाता। यहाँ से हम एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रांस एक एक करके बंगाल, मैसूर, निजाम, मराठा और अहोम को मुर्गा बना के अगले 100-150 सालों के अंदर पूरी इंडिया को कब्जा कर लेगा। अब बात करते हैं इसके इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी होता ही नहीं, क्योंकि पिछले 100 सालों से फ्रांस लगातार युद्धों में इन्वॉल्व था। बाद में 7 ईयर्स वॉर में हार भी गया, जिसके चलते अब फ्रेंच सरकार के पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचा था। ऊपर से फ्रांस के ऊपर बहुत सारा कर्जा था, जिसके वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रहा था। इसीलिए जनता ने राजा के खिलाफ प्रदर्शन किया और राजा को गिलोटीन पे चढ़ाया। अब इस समय काल में पूरी इंडिया तो फ्रांस के कंट्रोल में नहीं रहता, लेकिन इंडिया की सबसे अमीर राज्य बंगाल फ्रांस के कंट्रोल में होता। तो अब यह फ्रांस बंगाल से पैसा एक्सप्लॉइट करके अपने नुकसान को भरपाई कर सकता था, जिसके बाद फ्रेंच गवर्नमेंट के पास पैसों की कभी कमी नहीं होता, जिसके चलते फ्रेंच रेवोल्यूशन कभी नहीं होता। अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होता, तो नेपोलियन जैसे भी कोई बंदा फ्रांस की सत्ता में नहीं आता, और अगर नेपोलियन नहीं आता तो यूरोप में बहुत कुछ होता। जैसे नेपोलियन होली रोमन एम्पायर को कब्जा करके कन्फेडरेशन ऑफ राइन का गठन किया था। इस घटना के बाद से जर्मन लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आया, जिसके वजह से आगे चल के प्रेशिया की लीडरशिप में छोटे छोटे जर्मन राज्य एक होके एक यूनिफाइड जर्मन एम्पायर का गठन हुआ। तो अगर नेपोलियन जैसा कोई लीडर आता ही नहीं, तो जर्मन लोगों में नेशनलिज्म की भावना और एक होने का सोच कभी नहीं आता, जिसके चलते आज जर्मनी नाम का कोई देश ही नहीं होता। उसकी जगह में होता प्रशिया। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत में एक तो स्पेन और पुर्तगाल की हालत एकदम खराब था। ऊपर से नेपोलियन आइबेरियन पेनिनसुला को कब्जा करके स्पेनिश और पोर्तुगीज लीडरशिप के खोखलेपन को सबके सामने लाया, जिसके चलते अमेरिका महाद्वीप में नेशनलिज्म आग की तरह फैल गया। और अगले 25 सालों के अंदर ही स्पेनिश और पोर्तुगीज एम्पायर ताश की पत्तों की तरह बिखर गया। तो अगर नेपोलियन जैसा कोई लीडर ही नहीं आता, तो भी स्पेन और पोर्तुगल को अपने अमेरिकन कॉलोनियों से हाथ धोना पड़ता, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। स्पेन और पोर्तुगल अगले 100 सालों तक यहाँ पे राज कर पाता। जरा सोचो कि ब्रिटेन में ही पहले क्यों इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था। इसका जवाब है 1750s के समय तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉलोनी और सबसे ज्यादा ओवरसीज ट्रेड ब्रिटेन करता था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये 1 नंबर का बकलोल था। ये छोटी सी देश सिर्फ अपनी नेवी के दम पर एशियन देशों से बहुत सस्ते दाम में माल खरीद के, मतलब एक्सप्लॉइट करके, ये सारा माल यूरोपियन देशों में बेच के बहुत प्रॉफिट कमा रहा था, जिसके चलते ब्रिटिश लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाकी यूरोपियन देशों से बहुत अच्छा था। इसीलिए ब्रिटेन में ही पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। ब्रिटेन के बाद फ्रांस ही यूरोप का दूसरा देश है जहां इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन बहुत छोटी लेवल पे। तो अगर 18वीं सेंचुरी के बीच में ही फ्रांस बंगाल को कब्जा कर लेता, तो भी ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का शुरुआत होता। लेकिन ब्रिटेन में शुरू होने के 1-2 दशक के अंदर ही फ्रांस में ब्रिटेन की तरह बड़ी लेवल पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता। आप लोग सोच रहे हो कि अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन नहीं होगा तो फ्रेंच रिपब्लिक कभी नहीं बन पाएगा। ये बात गलत है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद समाज में मध्यम वर्ग का जन्म हुआ।
तो समाज में मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास लोगों की संख्या बढ़ने से आगे चल के फ्रांस में मोनार्की सिस्टम को लिबरलाइज करना ही पड़ता। मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की खत्म हो जाता। कुछ दशक बाद फ्रांस में ब्रिटेन की तरह ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और पार्लियामेंट्री सिस्टम का गठन होता। इंडिया को कब्जा करने के बाद फ्रांस में कभी पैसों की कमी नहीं होता, इसीलिए फ्रांस लुइसियाना को कभी नहीं बेचता। पहले की तरह ही अमेरिकन रेवोल्यूशन भी होता और अमेरिका ब्रिटेन से इसी समय आज़ाद भी हो जाता। इंडिया में फ्रांस से लात खाने के बाद ब्रिटेन चाइना को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता। हाँ, शायद ओपियम वॉर तो नहीं होता, लेकिन चिंग डायनेस्टी के कमजोरी की वजह से चाइना के बहुत बड़े हिस्से को ब्रिटेन कब्जा कर लेता। सुएज नहर तो फ्रांस ने ही बनाया था। नहर बनने के बाद ब्रिटेन जरूर इस पर इंटरसेप्ट करेगा, तो फ्रांस यूरोप से अपनी क्राउन की ट्रांसपोर्टेशन को सिक्योर करने के लिए इजिप्ट पर हमला करके उसे अपने कंट्रोल में रखता। जर्मनी की तरह ही नेपोलियन के बिना इटालियन लोगों में कभी एक होने का सोच नहीं आएगा। एक और बात, अगर कोई भी साम्राज्य इटली को एक करने की कोशिश करता है तो फ्रांस कभी इटली को एक होने नहीं देगा, क्योंकि फ्रांस नहीं चाहेगा कि भूमध्य सागर में फ्रांस को इंटरप्ट करने वाला कोई पैदा हो। तो अगर इंडिया पर फ्रेंच रूल होता तो जर्मनी के साथ साथ इटली नाम का भी कोई देश नहीं रहता। मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया तो फ्रांस के कंट्रोल में आएगा ही। अब इटली तो नहीं है, तो फिर लीबिया किस काम की? फ्रांस लीबिया को भी कब्जा कर लेता। फ्रांस यूरोप का सबसे ताकतवर साम्राज्य होता। इंडिया से आया पैसों से फ्रांस तो अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाता ही। उसके साथ साथ समुद्र की शेर ब्रिटेन को टक्कर देने के लिए फ्रांस अपने नेवी को और मजबूत बनाता। इंडिया के पैसों से फ्रेंच नेवी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी होता। मतलब फ्रांस यूरोप की सबसे ताकतवर देश होता। यूरोप में फ्रांस के खिलाफ एक कोलिशन भी बिल्ड होता, लेकिन फ्रांस सभी देशों को हरा देता। रशियन थ्रेट को काउंटर करने के लिए फ्रांस और ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को रशिया के खिलाफ क्रीमियन वॉर में मदद करेगा। इसका बदला रशिया जरूर लेने की कोशिश करेगा। रशिया ब्रिटिश कॉलोनी चाइना और फ्रेंच कॉलोनी इंडिया पर हमला करने की कोशिश करेगा। इसी दौरान शायद पर्शिया एक रशियन कॉलोनी बन जाएगा। पहले ही बताया कि जर्मनी नाम का कोई देश दुनिया में रहता ही नहीं, तो अगर वर्ल्ड वॉर जैसा कोई चीज होता है तो वो होगा रशिया के खिलाफ। एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और ऑटोमन एम्पायर और दूसरी तरफ रशिया और जापान। अब बात करते हैं कि फ्रेंच रूल के अंदर इंडिया की क्या हालत होगी। ब्रिटेन शासन के मामले में एकदम स्ट्रिक्ट है। वो अपनी शासन को टिकाए रखने के लिए, अपने लोगों की सुविधा के लिए, प्रॉफिट के लिए सब कुछ कर सकता है। चाहे वो रिलीजियस डिवाइड क्यों ना हो, चाहे वो नील की खेती क्यों ना हो, और चाहे वो करोड़ों लोगों को भूखा रखकर सारे माल अपने देश में भेजना हो। जनता अपने खिलाफ जाने पर ब्रिटेन सब कुछ कर सकता है। इसके बारे में और क्या कहना, बस यही समझ लो कि ब्रिटेन अपनी जरूरत के बिना एक भी पैसा इंडिया के लिए खर्च नहीं करता, जबकि फ्रांस ऐसा नहीं है। अगर जनता फ्रांस की बात माने, टाइम टू टाइम सरकार को टैक्स दे और सरकार के खिलाफ एक भी आंदोलन ना करे, तो फ्रांस इंडियन लोगों को बहुत सुविधा देगा। फ्रांस ब्रिटेन की तरह उतना रेसिस्ट नहीं है। इंडिया से जरूरत की हर चीज मिलने के बाद फ्रांस इंडियन लोगों की एडुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज और डेवलपमेंट के ऊपर ब्रिटेन से थोड़ा ज्यादा ध्यान देगा। जैसे ब्रिटेन इंडियन वेल्थ को एक्सप्लॉइट किया था, उसी तरह फ्रेंच भी इंडियन वेल्थ को एक्सप्लॉइट करता, लेकिन इतनी बुरी तरीके से नहीं। ब्रिटेन लगभग 45 ट्रिलियन लूटा था, उसके जगह फ्रांस लगभग 25 से 30 ट्रिलियन इंडिया से लूटता। अगर इंडिया में फ्रेंच रूल रहता तो शायद इंडिया की पार्टीशन नहीं होता और आज इंडिया की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छा होता। रियलिटी भी यही बोलता है। लेकिन आजादी के बाद इंडिया को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता। ब्रिटेन धीरे धीरे किसी देश को आजाद करवाता है, भले ही उस देश को एक्सप्लॉइट करते करते उसे नंगा कर दिए हो, लेकिन ब्रिटेन पहले एक प्रॉपर कायदे कानून बना के बाद में उसे डोमिनियन स्टेटस देके फिर उसे पूरा आजाद करवाता है। जबकि फ्रांस ऐसा नहीं करता। अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है, चाहे कितनी भी जान लेनी पड़े। और बात तो है इंडिया की, जो फ्रांस की कैश काउ है। इंडिया में आजादी के लिए एक भयानक युद्ध होता फ्रांस के साथ, लाखों करोड़ों लोग मारे जाते इस युद्ध में। रियलिटी ऐसा ही है। अगर फ्रांस इस युद्ध में हार जाए तो वो इंडिया को आजादी देके चला जाएगा। मतलब वो ब्रिटेन की तरह एक सिविलाइज्ड तरीके से गवर्नमेंट को बिल्डअप करके नहीं छोड़ेगा, फटाक से छोड़ देगा। जिसके बाद एक प्रॉपर कायदे कानून और एक संविधान कैसे बनाते हैं, ये सब सीखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक इंडिया के अंदर बहुत कुछ घटना हो जाएगा। अगर पार्टीशन और इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स को साइड में रखा जाए तो ब्रिटेन से आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट की हालत एकदम स्टेबल था, क्योंकि ब्रिटेन ने पहले से ही एक कायदे कानून इंडिया के लिए तैयार करके रखा था। आजादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया में रह गया था
बाद में एक प्रॉपर संविधान भी लिखा गया। चूंकि हम ब्रिटिश रूल के अंदर ही बहुत कुछ सीख गए थे, इसीलिए आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट स्टेबल था। हमें नाज है कि इतने खराब परिस्थिति के बावजूद भी इंडिया में कोई भी तख्ता पलट, कोई भी मिलिट्री कूप, कोई भी डिक्टेटरशिप, कोई भी सिविल वॉर जैसे परिस्थिति नहीं आया। इस जगह में अगर फ्रांस होता तो फ्रांस एक तो इंडिया के लिए कोई भी सिविलाइज्ड कायदे कानून नहीं तैयार करके रखता, बाद में आज़ादी के लिए एक भयानक युद्ध होता, उसके बाद फ्रांस इंडिया को फटाक से आज़ादी दे देता। तब इस देश को खुद से एक प्रॉपर कायदे कानून बनाना पड़ता और संविधान बनाना पड़ता। खैर इस तक तो बात ठीक है, लेकिन चूंकि फ्रेंच रूल ब्रिटिश रूल की तरह उतना सिविलाइज्ड नहीं है, इसीलिए आज़ादी के तुरंत बाद एक पावर वैक्यूम तो क्रिएट होगा ही। उसके बाद फ्रांस से एक पावरफुल सरकार को चलाते कैसे है, ये ना सीख पाने की वजह से इंडिया में तख्ता पलट, मिलिट्री कूप जैसे घटनाएं होता और इंडिया जैसे मल्टी पार्टी स्टेट में ये चीज कंफर्म होता। रियलिटी ऐसा ही है। इंडिया के लोग क्रिकेट की बजाय फुटबॉल खेलते। इंडिया में अब इंग्लिश नहीं, फ्रेंच भाषा हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज होता। हम लोग फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाई करते। दुनिया की सबसे ज्यादा फ्रेंच बोलने वाले लोगों का देश होता इंडिया। इंग्लिश सीखने के लिए हमें अलग से एक ट्रेनिंग सेंटर पे जाना पड़ता। अमेरिका की बजाय फ्रांस और बेल्जियम में बहुत संख्या में इंडियन लोग सेटल होता। अगर इंडिया में फ्रेंच रूल रहता तो दुनिया में क्या क्या चेंजेस होता वो तो पहले ही बता चुका हूँ। इन सभी घटनाओं के चलते आज की दुनिया बहुत अलग होता। तो आप लोग देखो, ऐसे ही सिर्फ इमोशनली इंडिया को सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। सिर्फ एक देश कैसे पूरी दुनिया को बदल के रख देता। अगर इंडिया में फ्रेंच रूल रहता तो हमें हमारा अखंड भारत भी मिल जाता और इंडियन इकोनॉमी और भी बड़ा हो जाता। लेकिन अगर इंडिया में फ्रेंच रूल रहता तो इंडिया थोड़ा सा अनस्टेबल होता। हमें तख्ता पलट, मिलिट्री कूप, डिक्टेटरशिप जैसे घटना देखने को मिलता। और अगर ये सब होता तो इंडियन फेडरेशन सिस्टम भी थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता और रिलीजियस मैटर में भी इंडिया थोड़ा अनस्टेबल हो जाता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि फ्रेंच रूल ब्रिटिश रूल से ना ही उतना अच्छा है और ना ही उतना बुरा है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि इसका रूल सबसे अच्छा है? मुझे कमेंट्स में बताओ। तो ये थी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।